50 के आसपास दुर्गापुरा में पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। स्वामित्व योजना और पट्टा वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। 2 बजे जयपुर से बेंगलुरु के लिए होंगे रवाना। ब्राह्मण सम्मेलन और राजस्थानी सम्मेलन में भी होंगे शामिल। रात 9:50 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो आज रात प्रयागराज में ही ठहरने का सीएम का कार्यक्रम देखा जा रहा है। कल सुबह महाकुंभ में स्नान करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। महाकुंभ में साधु संतों का आशीर्वाद भी लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। रविवार दोपहर 3:30 बजे जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं आज रात प्रयागराज में ही रुकेंगे, क्योंकि आज रात वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे और इस दौरान प्रयागराज में ठहरने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आज का सीएम का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। कल सुबह महाकुंभ में स्नान करेंगे सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा, और इससे पहले आज जो है उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है प्रयागराज जाने का। ब्राह्मण सम्मेलन और राजस्थानी सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे और 9:50 पर प्रयागराज पहुंच जाएंगे, जहां पर प्रयागराज में ठहरने का ही उनका कार्यक्रम है। और कल सुबह वो स्नान कर सकते हैं प्रयागराज में, क्योंकि महाकुंभ लगा हुआ है। और ऐसे में महाकुंभ में स्नान करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा आज रात ही प्रयागराज पहुंच जाएंगे और उसके बाद कल सुबह प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करेंगे और उसके बाद जयपुर के लिए रवानगी होगी। तो बेंगलुरु में ब्राह्मण सम्मेलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेते हुए वो नजर आएंगे और बेंगलुरु के बाद उनका कार्यक्रम प्रयागराज का है। प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने के लिए और आस्था की डुबकी लगाने के लिए सूबे के मुखिया प्रयागराज के लिए आज रवाना होंगे और वहां पर भी उनके स्वागत सत्कार के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। रविवार दोपहर 3:30 बजे जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, यानी कि आज सीएम जो है प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। रात्रि विश्राम बताया जा रहा है प्रयागराज में ही सीएम करेंगे और उसके बाद सुबह जब वो आस्था की डुबकी लगा लेंगे तो उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। जो समय बताया जा रहा है वो लगभग 3:30 बजे के आसपास है, जब उनका विमान जो है वो जयपुर में लैंड करेगा। ऐसी संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। तो बेंगलुरु में ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल होने के बाद, राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होने के बाद वो प्रयागराज निकलेंगे। भजनलाल सरकार ने ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने की बजाय अधिसूचना जारी कर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। और इसके साथ ही प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं के बाद अब शहरी निकायों का पुनर्गठन भी करेगा। पुनर्गठन को लेकर 4 मंत्रियों की कमेटी रिव्यू करेगी। इसको लेकर सरकार ने कमेटी का गठन किया है, ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने बढ़ाया सरपंचों का कार्यकाल। सरपंचों को मिली पंचायत प्रशासकों की जिम्मेदारी। शहरी निकायों के नए सिरे से पुनर्गठन की तैयारी। 4 मंत्रियों की कमेटी करेगी रिव्यू। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया। काफी वक्त तक मंथन के बाद सरकार ने फैसला लिया। हालांकि इसकी मांग सरपंच संघों की तरफ से काफी वक्त से हो रही थी। सरपंचों को प्रशासक बनाकर पंचायतों का संचालन करने का आदेश जारी किया गया है। अकेले जनवरी महीने में ही 6,759 सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। दरअसल भजनलाल सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन के कंसेप्ट के तहत पंचायतों के चुनाव भी एक साथ करवाना चाहती है। सरकार को इस रणनीति से प्रशासनिक कामों के भी आसान होने की उम्मीद है। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी बनेगी। इसमें उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे। गत गहलोत सरकार के अंदर केवल और केवल राजनीतिक दुरावाओं से गहलोत सरकार में पंचायतों का चुनाव 3 बार में 4 बार में कराया गया और इसी प्रकार से नगर निगम के चुनाव जो है, नगर निगमों को बांटा गया, चुनाव कई बार में कराया गया। उसके कारण से पूरे राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी के बहुत बड़ा फर्क पड़ा और मैं समझता हूं कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय किया है। भजनलाल सरकार शहरी निकायों का पुनर्गठन करने जा रही है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव करने की भी तैयारी है। इसके लिए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है, जबकि मंत्री सुरेश सिंह रावत, संजय शर्मा और गौतम कुमार को सदस्य बनाया गया है। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करा, संविधान का उल्लंघन करा और चुनाव नहीं करवाए और अब संभावित विरोध को
देखते हुए इस तरह का ये निर्णय लिया है कि जो सरपंच हैं वही प्रशासक होंगे, लेकिन उनकी शक्तियां क्या होगी, कौन प्रस्ताव भेजेगा, विकास के कार्य के लिए बजट आवंटित कैसे होगा, इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया। केवल और केवल चुनाव टालने की जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है। प्रदेश में ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समितियां और जिला परिषदों के पुनर्गठन का खाका तैयार हो गया है। जानकारी के माने तो 20 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम होगा। इसके अलावा कमेटी लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेगी जो इलाके, नगर पालिका, नगर परिषद या शहरी निकाय बनने के मापदंडों को पूरा नहीं करते, उनमें छूट देने के लिए भी कैबिनेट सब कमेटी को अधिकृत किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने पंचायत चुनाव टालने का फैसला क्यों लिया। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले पंचायत चुनाव में गैप मिटाने की कवायद। प्रदेश में 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। सभी पंचायतों का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा हो रहा है। एक साथ चुनाव करवाने के लिए प्रशासन लगाने जरूरी थे। 6,759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है। 704 पंचायत का कार्यकाल मार्च में पूरा हो रहा है। 3,847 पंचायत का कार्यकाल सितंबर अक्टूबर में पूरा हो रहा है। गैप को कम करने के लिए प्रशासन लगाने का फैसला किया है। बहरहाल सरकार ने फैसला तो कर दिया है, लेकिन चुनौतियां कई हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन में घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल अध्यक्ष वरुण धनाडिया, कोषाध्यक्ष अरिष्ट सिंघवी ने इस्तीफा दे दिया है। डीसीए में वित्तीय धांधलियों का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। सचिव सुखदेव सिंह देवल पर लगाए गंभीर आरोप। चयन प्रक्रिया सचिव की मनमानी का आरोप लगाया है। कार्यकारिणी की एक भी बैठक नहीं बुलाने की इसमें बात भी लिखी गई है। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि कार्यकारिणी की एक भी बैठक नहीं बुलाई गई है, जिसकी वजह से आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली होती है, किस तरीके से धरातल पर कार्यों को उतारना होता है, किस तरीके के फैसले लिए होते हैं, इसके बारे में कोई विचार विमर्श ही नहीं किया जा सका है। और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा सौंप दिया गया। और वो हम आपको दिखा भी रहे हैं जो उन्होंने आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, धांधलियों का आरोप लगाया और उसके बाद इस्तीफा दे दिया, जरा विस्तार से बताइए क्या कुछ लिखा गया उनकी तरफ से। देखिए, जो जिला क्रिकेट संघ डीसीए जोधपुर है, इसमें जो अंतरम कलह है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है। जो सचिव है सुखदेव, उसके खिलाफ आरोप लगाते हुए अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने जो है अपना इस्तीफा सौंपा है। अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जब से संघ का जो है निर्माण हुआ है, तब से लेकर अब तक संगठन की मीटिंग, कार्यकारिणी की जो है मीटिंग तक नहीं करवाई गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब जो वित्तीय आय व्यय के लेखा जोखा जो है कोषाध्यक्ष को नहीं सौंपा गया, हिसाब आज तक नहीं दिया गया। इसको लेकर जब बैंक में पता किया तो जो है कई धांधलियां होना सामने आया है। ये स्पष्ट संकेत है कि कहीं न कहीं संघ में धांधलियां चल रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो अपनी मनमानी करते हैं, जब भी खिलाड़ियों का चयन होता है तब भी मनमानी की जाती है, किसी से कोई पूछा नहीं जाता, कमेटी का निर्णय नहीं होता, बल्कि सिर्फ सचिव का निर्णय होता है। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष है, उसने भी इस्तीफा दिया और उसने लिखा है कि जो सचिव है उन्होंने मुझे आज दिन तक जो है आय व्यय का लेखा जोखा सौंपा नहीं है। मैं नाम मात्र कोषाध्यक्ष नहीं रह सकता। मैं क्रिकेट के खिलाड़ियों को की उन्नति के लिए काम करने के लिए संगठन से जुड़ा था, लेकिन ऐसे हालात में जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये डीसीए की एक बहुत बड़ी जो है अंतर्कलह है खुलकर सामने आया है। अब देखने वाली बात है कि आगे अब इसमें क्या होने वाला है। अगर बात करें तो जो अध्यक्ष है वरुण धनाडिया, उन्होंने रजिस्ट्रार को है इस्तीफा सौंपा है और कोषाध्यक्ष ने जो है चंद्रशेखर, देखिए जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है ना तो सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा इसकी चर्चा होती है। दूसरी तरफ बातें ये भी उठने लगती हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाते हुए दूसरे पर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कोशिश तो नहीं की गई है। जाहिर सी बात है अब इस्तीफा दिया गया इनकी तरफ से तो ये तस्वीरें भी सामने निकल के आएंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है चंद्रशेखर कि क्या इससे पहले किसी तरीके की बैठक को लेकर के या कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के कार्यों को लेकर के किसी तरीके का इनकी तरफ से कोई पत्र, कोई जिक्र किया गया था? देखिए, लगातार इसको लेकर मांग की जा रही थी और सबसे बड़ी बात करें तो चाहे रसाकसी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कुछ भी हो, जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो नुकसान होने वाला है जोधपुर के जो उज्जवल भविष्य खिलाड़ी कहे जा सकते हैं, उनको नुकसान होने वाला है। जिस तरह से अंतर्कलह दिखाई दे रही है। और हाँ, यह बात भी सामने आई थी कि जब पहले जो अंडर 19 और अंडर 16 का जो चयन हुआ था, उसको लेकर भी प्रश्न उठे थे। जो योग्य खिलाड़ी थे उनको बाहर रख दिया गया था, उसको लेकर भी जो है
कई प्रश्न जो है खिलाड़ियों के बीच में उठे थे, कई विरोध भी देखे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं उनमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जो सचिव है सुखदेव वह अपने मनमानी करते हैं खिलाड़ियों के चयन में, तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक अंदर खाने की आरोप। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जिला बहाली की मांग को लेकर अनूपगढ़ जिला बचाव संघर्ष समिति ने विभिन्न मंडियों को बंद करने का आह्वान किया है और इसका असर केवल अनूपगढ़ मुख्यालय तक ही सीमित नहीं दिखेगा, बल्कि इसके अलावा धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी शामिल हुए। विस्तार से रिपोर्ट देखिए। जिला निरस्त करने के विरोध में धरना, विरोध में बंद रखी गई अलग अलग मंडियां। जिला बचाव संघर्ष समिति ने बुलाया था बंद। 28 दिसंबर 2024 को अनूपगढ़ जिले को निरस्त करने के साथ ही यहाँ के लोग इसका विरोध करने लगे। इसको देखते हुए अब जिला बचाव संघर्ष समिति लामबंद हो गई है। उसने शुक्रवार को जिला बहाली की मांग करते अनूपगढ़ बंद का ऐलान किया, जिसका असर केवल अनूपगढ़ मुख्यालय तक ही सीमित दिखा। जिला बहाली की मांग को लेकर एक तरफ जिला बचाव संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर अनूपगढ़ बार संघ के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने अनूपगढ़ को गहरा सदमा पहुंचा है कि राज्य सरकार ने जो है राजनीतिक कारणों से अनूपगढ़ को जिला हटा दिया। उस हटाने के विरोध में एसोसिएशन अनूपगढ़ आप देख रहे हो कि हम लोग धरने पे बैठे हैं, गेट पर बैठे हैं और कोर्ट के अंदर कोई भी वकील नहीं गया, कोई मुंशी नहीं गया, इवन हमारे जो क्लाइंट थे वो भी वहाँ अंदर नहीं गए। जिला बचाव संघर्ष समिति के धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी मौजूद रहे। अनूपगढ़ के अलावा घड़साना, रावला 365 हेड, श्री विजयनगर, रायसिंह नगर में बाजार पूरी तरह से खुले रहे, जहां बंद का कोई असर नहीं दिखा। हालांकि दुकानदारों ने बाजार खोलने के पीछे अलग अलग तर्क दिए। पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं लोग, जबकि जिले की बहुत सख्त जरूरत है अपने को, क्योंकि जो पेंसेट मंडी के अंदर जो बंदा बैठा है वो गंगानगर, अगर जिला लगता है तो गंगानगर जाएगा तो उसको बहुत टाइम खराब होगा। जो जिले हैं ये सरकार की हैं, चाहे बने या ना बने, उससे बाजार को बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को। और जो आजकल जो महंगाई का दौर देख रहे हैं उसके अंदर हर चीज़ के अंदर गरीबों के घर आना, जो राशन है ले जाना करना बहुत मुश्किल है। महंगाई का दौर देखते हुए हर कोई ने ये बाजार बंद नहीं हुआ, इसी के लिए हर कोई ने मार्केट खोल ली है। अनूपगढ़ जिले को बहाल करने की मांग हो रही है, लेकिन जैसी उम्मीद बंद को लेकर की जा रही थी वैसी नहीं दिखी। अनूपगढ़ के अलावा आसपास के सभी कस्बों में बाजार पूरी तरह से खुले दिखे। हालांकि लोगों ने अनूपगढ़ जिला बनाए जाने की मांग का समर्थन किया है, लेकिन अपने निजी और दूसरे व्यावसायिक कारणों से बाजार बंद रखने में असमर्थता जताई है। श्री गंगानगर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पूरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले सप्ताह प्रदेश में सक्रिय होगा नया सिस्टम। तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते 21 से 22 जनवरी को बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है और इस बीच सबको सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि अगले सप्ताह प्रदेश में नया सिस्टम जो है वो सक्रिय हो सकता है और इसके लिहाज से मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 21 से 22 जनवरी को बारिश जो है वो हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मौसम विभाग से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से और दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि बारिश हो सकती है और यही वजह है कि शीतलहर चलने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहें और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले। तो एक बार फिर से 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। घना कोहरा इन 14 जिलों में छाया रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में सलाह दी जा रही है वाहन चालकों को कि वो अपनी पार्किंग लाइट और हेडलाइट जला करके ही सफ़र करें ताकि आवागमन में उनको किसी भी तरीके की समस्या ना हो सके।